हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और वो अध्याय ऐसा अध्याय है मेरे साथियों कि यदि आप किसी राज्य या किसी देश या किसी विश्व का अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का मालूम होना या उसका पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले भूगोल का अगर आपको किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की ज्योग्राफी को समझना है तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको चर्चा या पता होना जरूरी है। साथ में आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पता होना चाहिए और मानक समय रेखा के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मानक समय क्या है और कैसे इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद हम तुरंत ही उत्तराखंड का भूगोल आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और आप देखना कि आप बड़े ही इजीली आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो उस उत्तराखंड के भूगोल को समझने से पहले आपको अक्षांश और देशांतर, क्योंकि वहाँ पे अक्षांश और देशांतर आएगा, है ना, कि हमारा उत्तराखंड कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक फैला हुआ है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में अगर चर्चा करें या बात करें तो अक्षांश रेखाएं दोस्तों वे रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से कुछ कोणीय दूरी रखते हैं। उसको हम बोलते हैं अक्षांश या अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम चित्र के माध्यम से इसको देखें तो चित्र के माध्यम से अगर इसको समझना चाहें तो ये हमारी पृथ्वी, हमें पता है हमारी पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, तो ये गोलाकार हमारी पृथ्वी जब गोलाकार है तो इस पर मेरे साथियों अगर मैं इस पृथ्वी को, इस गोले को दो बराबर भागों में बांट दूँ अगर, ठीक है, तो ये दो बराबर भागों में बंट चुका है। ये गोला है पूरा, इस गोले को मैंने क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो एक गोला ये ऊपर, आधा गोला ऊपर हो गया, आधा गोला नीचे हो गया। तो इस ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं मेरे साथियों उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब क्योंकि ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण में है तो ये दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है मेरे ख्याल से, है ना, गोलार्ध। ठीक है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब ये जो रेखा है ये आपकी कही जाती है मेरे साथियों 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। विषुवत रेखा या फिर पृथ्वी के बीचों बीच जा रही है तो हम इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। पहले इस नाम से, दूसरा आप इस नाम से और तीसरा आप भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जान सकते हैं और पहचान सकते हैं कि भूमध्य रेखा कौन सी है। भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जो बीच पृथ्वी के बीचों बीच में आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होती है मेरे साथियों कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, क्षैतिज अवस्था में होती हैं। ठीक है, समांतर अवस्था में होती हैं और समांतर वृत्त बनाती हैं, वृत्तों का निर्माण करती है। कहने का अर्थ यह है मेरे साथियों, क्योंकि पृथ्वी की हमारी गोल है तो जो भी जैसे विषुवत रेखा है तो पृथ्वी के चारों ओर है ये खींची हुई। तो ये मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, ये आपकी काल्पनिक हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, आप अक्षांश की बात करो या फिर देशांतर की बात करेंगे तो ये सभी क्या हैं, काल्पनिक ही हैं। ओरिजिनल में मतलब अस्तित्व में ये है नहीं, लेकिन हमें इनका मानक बनाया हुआ है तो इसको ऐसे समझना है। ठीक है, तो ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। भाई अब पृथ्वी को कैसे खींच लेंगे रेखाएं, है ना, तो यही बात है। तो हमने क्या किया है, कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी हैं। तो हमने क्या कहा कि अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा से कुछ कोणीय दूरी पर होती हैं। तो भूमध्य रेखा कुछ कोणीय दूरी पर होती है, जैसे ये वाला मैंने खींचा तो मान लेते हैं ये 20 डिग्री या 25 डिग्री कुछ भी आप मान लेते हैं 20 डिग्री। तो यहाँ से 20 डिग्री बना रही है तो यहाँ से हम ठीक इधर को एक रेखा खींचेंगे। अब इसकी यहाँ से भी मेरे साथियों 20 डिग्री होगी ये वाली। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 20 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे साथियों, 20 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम और भी खींच लेंगे इस ढंग से, और भी खींचते रहेंगे ऐसे। तो ये क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं। या फिर हम नीचे को खींचेंगे क्षैतिज, देखो सभी क्या दिख रहे हैं आपको,
सभी क्या पैरेलल अवस्था में, समांतर अवस्था में है, क्षैतिज अवस्था में है। और इन रेखाओं की अगर हम बात करूं मेरे साथियों, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, तो ये रेखाएं ऐसे घूम के फिर यहाँ ही, मतलब ये पीछे से लेके यूं फिर यही मिल जाएगी। ये मतलब ये क्या करती हैं, वृत्ताकार पथ पर चलती हैं, मतलब ये रेखाएं, तो ये वृत्त बनाती हैं। क्या बनाती हैं, वृत्त। अगर हम सबसे बड़े वृत्त की बात करें मेरे साथियों, तो सबसे बड़ा वृत्त क्षैतिज ये रेखाएं या फिर अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा पर बनाती हैं, है ना भाई। जिसके डायमीटर ज़्यादा होगा उसका वृत्त तो ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करें तो हम, ये ध्रुव है मेरे साथियों, इसको गोलार्ध भी बोल सकते हैं आप, ध्रुव भी बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुवों की ओर अगर हम जाएं, अगर हम ध्रुवों की बात करें या गोलार्ध की बात करें, अक्षांश रेखा की बात चल रही भाई अभी, है ना। अगर हम अक्षांशों की बात करते हैं, अक्षांश की बात करते हैं और उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इनकी जो लंबाई है आपको कम देखने को मिल रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, लंबाई कम होगी तो वृत्त भी कम बनेगा। तो सबसे बड़ा वृत्त आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे। अक्षांश रेखाएं सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अनुमान लगाएं मेरे साथियों, अनुमान या फिर हम आपको की पॉइंट्स कुछ बताएं, तो की पॉइंट्स हमारा ये निकल के आता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो काल्पनिक अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी जो कोणीय दूरी होती है वो 1-1 डिग्री पर होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षांश रेखाएं मेरे साथियों, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का दूरी होता है या 1 डिग्री का गैप होता है। बात समझ में आ रही आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची, ये वाली, तो ये वाली अगर रेखा मैं खींचूँ, ये वाली, ये रेखा हमने खींची अक्षांश रेखा, तो ये 1 डिग्री पे डिफरेंस पे होगा। ये देखेंगे अगर इन दोनों के बीच में भी देखेंगे हम साथियों, तो यहाँ पे भी 1 डिग्री का, लेकिन यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये कितना डिग्री का हो रहा है, 2 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर देखेंगे, ये भी। तो कहने का मतलब क्या है, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का कोण होता है, 1 डिग्री का अंतराल होता है। लेकिन अगर हम इसको डिस्टेंस पे देखें, डिस्टेंस देखें कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच, तो इनके बीच की जो दूरी होती है मेरे साथियों 111 किलोमीटर होती है। ये बात आपने नोट कर लेनी है कि किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर के लगभग दूरी होती है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा आपने यहाँ पे देखी। इसी तरह से अगर हम बात करें मेरे साथियों, अक्षांश से आप समझ में आ रहा होगा टॉपिक, है ना। अगर कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है या कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम लोग आपको पहुंचा देंगे, है ना, दे देंगे। मतलब अगर हम इसके ऊपर जाएं मेरे साथियों, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो यहाँ पर कहीं पर आपको 23.5 डिग्री दिखेगा, ठीक है। ठीक इसी रीति से अगर हम नीचे जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पर भी आपको 23.5 डिग्री दिखेगा। दो बराबर भाग में बांट दिया हमने इसको। अब ये जो ऊपरी गोलार्ध, बोले तो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी ध्रुव की अगर हम बात करते हैं, जो 23.5 डिग्री का जो ध्रुव है, जो हमारी अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं मेरे साथियों कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरते, आप सब जानते हैं इसको, ठीक है। ये आपके कर्क रेखा कैंसर के नाम से जानी जाती है। अब दूसरी जो रेखा हमने देखी नीचे को, इसको बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मकर रेखा, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, ये क्या आपकी मकर रेखा कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? सही जवाब। तो देखिए भाई, हमने क्या देखा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, विषुवत भूमध्य अक्षांश। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक क्योंकि गोला है तो गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग नीचे, तो इसलिए हम गोलार्ध कहते हैं इसको। और साथ में ध्रुव भी कह लेते हैं हम लोग, है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसी रीति से अगर हम बात करें तो किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 1 डिग्री का अंतराल होता है, ठीक है। या डिस्टेंस किलोमीटर में देखें हम लोग, तो किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, तो 23.5 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगी। और भूमध्य रेखा से नीचे को दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे हमें क्या मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। तो ये थी कुछ जानकारियां हमारे अक्षांश रेखाओं के बारे में।
ठीक है, अब हम चलेंगे मेरे साथियों, अब हम चलेंगे किसकी तरफ, देशांतर रेखाओं की तरफ। किसकी ओर चलेंगे, देशांतर रेखाओं की तरफ हम बात करेंगे। ये दोनों प्रकार की जो रेखाएं मेरे साथियों, ये सभी क्या हैं, आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसी कोई रेखा है ही नहीं पृथ्वी पर जो खींची गई हो, क्योंकि पृथ्वी पर इस तरह की रेखा खींचना असंभव है, तो इनको मानक मान लिया गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम बात करें तो ये रेखाएं क्यों खींची गई होगी। ये रेखाएं दोस्तों इसलिए खींची गई हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को, अगर आपका अपना अक्षांश और देशांतर का मालूम है कि मैं कहां पर हूं, तो उसे खोजना इजी पड़ जाएगा, मतलब। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब हम देख रहे हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, अच्छा, अक्षांश रेखाओं के बारे में एक बात हम भूल गए बताना, पहले गोला बना लेते। देखो, ये है हमारा दोस्तों गोला पृथ्वी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करें हम लोग, इनकी जो संख्या होती है मेरे साथियों, ये होती है, देखो भाई, इसके ऊपर अगर बात करें, भूमध्य रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 90 रेखाएं नीचे को होती हैं, दक्षिण गोलार्ध में होती हैं, और 90 अक्षांश रेखाएं आपके उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। और अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, इसकी बात करें, ये 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री की बात करें तो एक इस डिग्री को भी मिला दिया जाए तो टोटल हमारे 90 90 180 प्लस 1 181, तो 181 181 रेखाएं होती हैं। कौन सी वाली, अक्षांश रेखाओं की बात चलती है भाई। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की कुल अगर बात करें, कुल संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये होती हैं कितनी, बिल्कुल सही जवाब 181। कैसे हुई, 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिण गोलार्ध में, तो 90 90 180 प्लस एक ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को भी अगर ऐड कर दिया जाता है तो ये टोटल हो जाती है कितनी, 181 रेखाएं। ठीक है, ये छूट गया था। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, देशांतर रेखाओं की। अब हम बात करेंगे मेरे साथियों देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाएं भी वही वैसी यही होता है क्या, जो आपका पृथ्वी पर लंबवत खींची गई रेखाएं होती, लंबवत काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, लंबवत वो कैसी थी, पैरेलल क्षैतिज अवस्था में खींची गई थी अक्षांश रेखाएं, और ये वो रेखाएं होती है मेरे साथियों जो पृथ्वी पर लंबवत खींची गई होती हैं, एक छोर से दूसरी छोर तक। अब एक रेखा हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक देशांतर इसको मान लें अगर हम लोग, ठीक है, तो ये देख लीजिए लंबवत है ना, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये रेखाएं कौन सी, देशांतर रेखा कौन सी होती हैं, जो पृथ्वी पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक लंबवत खींची जाती हैं, लंबवत खींची जाती हैं, लंबवत खींची जाती हैं ऐसे। ठीक है, लंबवत खींची जाती है, उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं। बात समझ में आ रही आपको। अब यहां पर एक रेखा, अब देखो भाई, जैसे भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री पे थी, ठीक है, तो इसी तरह से ये कौन सी वाली रेखा है, देशांतर रेखा है, ये भी कहीं पे 0 बना रही होंगी, तो इस रेखा को हम 0 डिग्री रेखा मान लेते हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है मेरे साथियों, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपके लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जो 0 रेखा है ये आपका लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा आपके लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका मानक ये माना गया है, इसके इधर कुछ रेखाएं होती हैं, इसके इधर कुछ रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम दाईं ओर जाएं तो टोटल 180 रेखाएं होती हैं, और बाईं ओर जाएं, लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो टोटल 180 इधर को होती हैं। तो टोटल ये जो रेखाएं होती हैं मेरे साथियों, ये होती हैं 360 रेखाएं, 360 रेखाएं टोटल हमको
देखने को मिलती हैं। ठीक है, देशांतर की बात कर रहे हैं हम लोग। और जबकि अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो 181 रेखाएं हमें देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मेरे साथियों, अगर हम बात करें कि किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर हम बात करें कि किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है मेरे साथियों, वो होती है 111.32 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है आपको? किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 132 किलोमीटर होती है। कहां पर? ये आपने कौन सी देखी? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत भी आप इसको बोल सकते हैं, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। तो कहने का मतलब क्या है? किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, जो कि दक्षिण की ओर, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते समय इनके बीच दूरी घट जाती, देख रहे हैं आप लोग, घट रही है। और ध्रुवों की ओर जब दूरी क्या है? बढ़ रही है इनके बीच में। तो कहने का मतलब क्या है? अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम या मैक्सिमम कहां होती है, तो आप कह सकते हैं कहां होती है? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या होता है? सबसे अधिक दूरी होती है किनके बीच में? देशांतर रेखाओं के बीच में। आ रही बात समझ में? अगर हम बात करें मेरे साथियों, और कुछ बात करें इसके बारे में, तो ये जो डिस्टेंस हमने देखी, किन्हीं दो, यहां मैं लिख देता हूं, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरी को याद रखना मेरे साथियों, गोरे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? गोरे। किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो हमने देखी 132 किलोमीटर, इसको एक गोरे या गोरे नाम से जाना जाता है। इसको आपने रिमेंबर, ध्यान रखना है। ठीक है। इसी रीति से अगला हम बात करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बताएं दोस्तों, हम जानते हैं कि यहां पर देशांतर रेखाओं के बीच में भी 1 डिग्री का कोण बनता है। 1 डिग्री का कोण बनता है। देशांतर रेखाओं के बीच में भी जो एंगल होता है वो 1 डिग्री का होता है। और दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि सूर्य हमेशा पूरब की ओर उगता है, और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम की ओर अस्त होता है। अब पृथ्वी की गति की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी की अगर मूवमेंट की अगर बात करें, तो पृथ्वी का जो मूवमेंट है मेरे साथियों, वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी की जो गति होती है वो हमेशा पश्चिम से ऐसे घूमती है पृथ्वी, ऐसे पश्चिम की ओर। ठीक, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो पश्चिम की ओर, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमेगी, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट करेगी पृथ्वी, इस दिशा में मूवमेंट, गति करेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान होती है। जब हम जानते हैं मेरे साथियों, अब हम थोड़ा तिथि रेखा के बारे में बात कर लेते हैं आपसे जरा। ठीक है, तिथि रेखा के बारे में अगर हम बात करें, 1 मिनट, एक तिथि रेखा से पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दें आपको कि हम जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और क्योंकि ये वृत्त है एक, क्योंकि ये क्या है? एक वृत्त है, तो टोटल हम जानते हैं कि टोटल वृत्त कितने डिग्री पे होता है? 360 डिग्री पे होता है। बात समझ में आई? 360 डिग्री पे होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने टाइम में लगाती है? आप बोल दोगे भाई 24 घंटे में लगाती है। तो कहने का अर्थ, तात्पर्य यह है मेरे साथियों, जो हमारे पृथ्वी है वो 360 डिग्री जो है 24 घंटों में मूवमेंट करती है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है करना। इसके बाद हम तिथि रेखा के बारे में, मानव समय रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा 24, अब इसको मिनट में बदल दें तो ये हो जाएगा 60, है ना? 60 मिनट डिवाइड बाई 360। इस 0 से ये 0 कटा, 6 से 6 छक्का 36, 6 चक्को 24, मतलब 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कहने का अर्थ ये है मेरे साथियों, ये जो 1 डिग्री, इसको मान लें, अगर हम यहाँ पे इसको अगर मान ले, सपोज मान लेते हैं ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट का गैप है।
कहने का मतलब ये है, जब हमारी पृथ्वी घूमेगी, जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो 1 डिग्री की दूरी वो 4 मिनट में तय करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? 1 डिग्री की जो दूरी है, 1 अंश का जो कोण है, 1 अंश के कोण को घूमने के लिए उसको लगभग 4 मिनट का समय देना पड़ेगा, तब जाके, है ना, तब जाके वो 1 डिग्री पार कर पाएगी। इसी रीति से अगर हम बात करें, ये आप नोट कर लेना भाई, 1 डिग्री का जो देशांतर रेखा है को पार करने के लिए हमारी पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। दूसरी बात, इस बात को ध्यान में रखना आप। अब हम बात कर रहे हैं मेरे साथियों, देखो भाई, हमने क्या बोला, 180 रेखाएं इस तरफ होती हैं, किसके? ये 0 डिग्री के, और 180 रेखाएं उस तरफ से होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इनका बीच का ये जो रेखा है, ये वाली, ये काल्पनिक रेखा है भाई, ये रेखा कोई है ही नहीं, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इस रेखा को हम 180 डिग्री पे इसको ले लिए, ठीक है। 180 डिग्री ये सेंटर है देशांतर रेखाओं का, मतलब इधर से भी जाएंगे आप यहां पर तो 180 डिग्री मिलेगा। इस 0 से बात कर रहे हैं हम लोग, इसके इधर जाएंगे तो 180 डिग्री यहां पे मिलेगा आपको, और उधर से घूम के आएंगे, पीछे से घूम के आएंगे अगर, तो तब भी आपको 180 डिग्री का कोण यहीं पे मिलेगा। कहने का मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी क्या आपकी गोलाकार है। अब गोलाकार होने के कारण एक, अगर हम किसी के सेंटर देखें तो 180 इधर हो जाएगा, 180 उधर हो जाएगा, तो इसीलिए 360 डिग्री का 360 लाइन्स हो रही हो। कौन सी वाली? ये देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर 180 डिग्री की अगर हम बात करें, तो इस 180 डिग्री को हम देखें अगर, तो ये इसको बोला जाता है मेरे साथियों अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं। तिथि रेखा की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है मेरे साथियों, वो है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। ये खींची गई है हमारे पृथ्वी पर, काल्पनिक तौर पर मानी गई है। कहने का अर्थ ये है कि 180 डिग्री, अब देखो हम जानते हैं ये हमारा डायरेक्शन मैप है, ये पूर्व है और ये कौन है? पश्चिम है। तो हमारा पृथ्वी कैसे घूमता है? इधर को, पश्चिम से पूर्व की ओर। बात समझ में आई? तो सूर्य कैसा है? अब ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो सूर्य ऐसे 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 जाएगा, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य जाएगा, और लेकिन पृथ्वी कहाँ जाएगी? पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ आने में पृथ्वी जब मूवमेंट कर रही है, तो सूर्य को यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन आपको हम तिथि के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है मेरे साथियों, इस तिथि रेखा की अगर हम बात करें, तो ये देखो भाई, ये तिथि रेखा, ये वो यहाँ पे देखो आप, अगर हम इस तिथि रेखा के इधर जाएं तो ये कौन सा हो गया? पूर्व हो गया, पूर्व दिशा हो गई। अगर हम इस तरफ आएँ तो ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा हो गई। अब इस पॉइंट का आप ध्यान रखना भाई, ये जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दाईं ओर जाते हैं, मीन्स पूर्व की ओर जाते हैं, तो हमें दिन घटाना पड़ता है, एक दिन घटाना पड़ता है। और जब हम पश्चिम की दिशा की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ाना पड़ता है। बात समझ? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पूर्व दिशा में अगर मूवमेंट करें, मान यहाँ पे आपका रविवार है, कौन सा बार है? रविवार है, ठीक है। जब आप पूर्व दिशा में पड़े गए तिथि रेखा से, तो यहाँ रविवार पड़ा, तो इसके इधर को एक दिन बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था होगा? सोमवार। बात समझ में आ रही है आपको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर पूर्व की ओर जाएंगे आप लोग, पूर्व दिशांतर की तरफ जाएंगे आप लोग, तो रविवार होगा मतलब एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम लेफ्ट बाएं साइड आते हैं, मतलब पश्चिम की ओर आते हैं, तो एक दिन बढ़ के जो पूर्व दिशा में था उससे एक दिन बढ़ के पश्चिम दिशा में होगा। यहाँ रविवार है तो यहाँ सोमवार हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ मंगलवार है, तो इस तरफ जब आप मूवमेंट करोगे तो आप बुधवार पर पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पहले अगर वह सोमवार पे था, सोमवार के दिन पे था, तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि अगर इसका ये क्या करता है,
क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पर वो कौन सा बार हो जाएगा, एक दिन बढ़ा के मंगलवार। तो यहाँ मंगलवार चल रहा होगा फिर उस समय। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज़ है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें मेरे साथ में, एक पॉइंट अगर आप देखें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये अलास्का इस तरफ पड़ता है आपका, अलास्का और साइबेरिया, साइबेरिया इन दोनों को पाटते हुए, ये साइबेरिया इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये अलास्का हो गया, ठीक है, अलास्का हो गया। इसको पार करते हुए आगे बढ़ता है ये रेखा। बासनमाई कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आगे बढ़ती है अलास्का और साइबेरिया के बीचों बीच, ठीक है, जो बेरंग सागर में से होते हुए, ठीक है, आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसकी ज़्यादा जानकारी जरूरत नहीं आपको। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। घटाना पड़ता है मतलब आपको, है ना, ये नियम है, ठीक है, जो रखा गया है। आगे अगर हम बात करें मेरे साथियों, अगर हम मानक समय की बात करते हैं, मानक अंतर्राष्ट्रीय तिथि हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि हो गया। तो अगर हम मानक समय की बात करते हैं तो किसी भी देश का अपना एक मानक समय रेखा होती है, किसी भी देश की अपनी एक मानक समय रेखा होती है, जो कि हमेशा 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा को मानक मानते हुए आगे या पीछे का समय आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है मेरे साथियों, हमारा जो इंडिया है आप जानते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश हमारा देश कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, ठीक है। हमारा देश कौन सा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में पड़ता है हमारा देश, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारा देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं। अगर हम इसका अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश विस्तार मेरे साथियों इसका हो जाएगा अक्षांश ऐसा जाएगा ना, अक्षांश जाता है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इसी तरह से अगर हम अपने भारत का देशांतरीय विस्तार देखें अगर, ठीक है, देशांतरीय विस्तार, तो कौन से देशांतर पे आप आएंगे कि भारत पड़ जाएगा? तो हमें पता है ये 68 डिग्री 7 मिनट है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देश पड़ता है देशांतर में। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देश का विस्तार है, देशांतर विस्तार है। और 8 वैसे तो हमारा भाई अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है ना, इंदिरा पॉइंट जो हमारा नीचे और नीचे है, तो उसकी हम बात करें, हम कर रहे हैं मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है। तो जलीय वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा अक्षांश विस्तार चलता है आपको कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर हम देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा तो कहाँ है? ग्रीनविच में है, लंदन में। तो अगर हम मानक समय रेखा की बात करें तो भारत में मानक समय रेखा को खींचा गया है हमारे भारत में, ठीक है। तो मानक समय रेखा जो है हमारे देश के, जब भूगोल पढ़ेंगे उसमें भी आपको पता लगेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मानक समय रेखा जो हमारे इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, यूपी में इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरती है हमारी ये मानक समय रेखा, ठीक है। अब इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं तो इस मानक रेखा को मानक मानते हुए पूरे देश का टाइम इसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब कैसे किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी मेरे साथियों क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य हमेशा पूरब की ओर उगता है और अस्त इस तरफ होता है। तो कहने का मतलब कि हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर। अगर यहाँ पे देखा रात खुलती है तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? सूर्य आएगा। फिर जब मूवमेंट होगा, जब क्या होगा?
मूवमेंट होगा, गतिमान होगा सूर्य, पृथ्वी गतिमान होगी, तो धीरे धीरे सूर्य भी कहाँ होगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है भाई, ये बात अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे हमारा क्या गुजरात है, गुजरात राज्य का ये पूर्वी बिंदु है। अरे यहाँ पे इस पे भूगोल में इसमें दिक्कत हो रही है, ये तो ग्लोब है ना, यहाँ पे बना लेते इसको, है ना, पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये आपका है गुजरात और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम देखें मेरे साथियों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है, पूर्वी बिंदु है और सबसे निकट है सूर्य के, तो सबसे पहले सूर्य यहां उदय होता है, उसके बाद कई घंटे बाद यहां पर उदय होता है। अगर हम इनके बीच में समय अंतराल देखें तो 2 घंटे का समय अंतराल है मेरे साथियों, मतलब 2 घंटे बाद पूरब में, सॉरी पश्चिम में गुजरात की तरफ सूर्य उगता है। बात समझ में आई, 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में, 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है और 2 घंटे बाद गुजरात में उगता है सूर्य। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मैंने क्या देखा कि हमारे देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68/7 से 97/25 तक है। अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे, मतलब हमारा जो भारत है 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार रखता है, 30 डिग्री देशांतर विस्तार। हमने क्या देखा कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के बराबर। अब हमें 30 मिनट का देखना है तो 30 मिनट बराबर हो जाएगा 3 चक्कू 12, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। समझ रहे हैं बात को? तो 2 घंटे का समय लगेगा सूर्य को गुजरात पहुंचने में। मतलब हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है और सूर्य भी अरुणाचल प्रदेश में है। जब सूर्य घूमेगा तो 2 घंटे बाद, मतलब जब 30 देशांतर हमारी पृथ्वी क्रॉस कर लेगी, मूवमेंट कर लेगी, मतलब 2 घंटे तक घूमती रहेगी जब 30 डिग्री, तब जाके ये गुजरात पड़ेगा और तब सूर्य की किरण यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब हम ये समझ रहे हैं मेरे साथियों कि एक ही देश ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये भी हमारा गुजरात हमारे भारत में पड़ता है। एक ही देश में 2 समय नहीं हो रहे हैं, मतलब अगर यहाँ 8 बज रहे हैं तो यहाँ 10 बज रहे हैं। बात समझ में आई? अगर यहाँ 6 बज रही है तो यहाँ 8 बज रही है, क्योंकि 2 घंटे बाद यहाँ आएगा ना सूर्य। 6 के बाद 7, 8 बजे यहाँ आएगा, 8 के बाद 10 बजे यहाँ आएगा सूर्य। तो ये अलग अलग समय है। तो ऐसा न करते, अलग अलग समय न करते हुए भारत में एक मानक समय रेखा को खींचा गया, जो कि हमारे कितनी 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे है ये मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पे। ठीक है, कहाँ से है ये? लंदन के ग्रीनविच से 82.5 डिग्री। लंदन को हम क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हुए यहां से 82.5 डिग्री हमने देखा मानक समय रेखा। तो ये भारत में इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और 82.5 डिग्री इसको रखा गया। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। कहां से? ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच। मतलब कहने का मतलब क्या है? लंदन के ग्रीनविच का समय से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। बात समझ में आई? अगर हम इस मानक समय रेखा के बाईं ओर चलेंगे, मतलब इस तरफ चलेंगे, तो समय घटाते रहेंगे आप लोग, तो उस हिसाब से टाइम घटेगा। लेकिन भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में सेम समय रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्रीनविच के अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो समय घटेगा, राइट जाएंगे तो समय पॉजिटिव रहेगा। तो कहने का मतलब क्या, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाईं ओर, मतलब पूरब की ओर जितने भी देश होंगे, है ना, उनका मानक समय पॉजिटिव में रहेगा। और इस लंदन के ग्रीनविच से बाईं ओर मीन्स पश्चिम की ओर जितने देश रहेंगे उनका समय क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, मतलब निगेटिव रहेगा यहाँ से मानक समय। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे साथियों जो आपको बताने अति आवश्यक थे। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, अब उत्तराखंड को जब हम देखेंगे, ठीक है, अगर उत्तराखंड को हम देखते हैं मेरे साथियों, उत्तराखंड अगर हम देखेंगे, अब मैं बोलूँगा भाई यहाँ पर देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार चल रहा है हमारा उत्तराखंड का, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से देशांतर शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये देशांतर अक्षांश क्या हो रहा है और कैसे कैसे हमारा उत्तराखंड कहाँ किस छोर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ जानकारियाँ अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 82.5 डिग्री हमारा मानक समय रेखा है जो भारत के
इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है ये रेखा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अक्षांश के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो आप तक पहुंचाना जरूरी था, ताकि आप कोई भी भूगोल पढ़ें, ठीक है, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ें या यूपी का भूगोल पढ़ें या किसी भी स्टेट या देश का भूगोल पढ़ें, तो पहले आपको ये देशांतर, अक्षांश, मानक समय, ये सब पता हो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज यहीं रखते हैं।